तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके इसी पार्ट में पूरा डीएस यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डीएस यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। अब यहाँ देखिए, ये आपका था डीएस यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आपका है डीएस यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। दिस इज दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। तो आप लिखेंगे डीएस में दो लिमिटेशन होता है, ग्लोबल क्लॉक का और शेयर्ड मेमोरी का। यानी कि ग्लोबल क्लॉक का और यहाँ पे शेयर मेमोरी का, इन दोनों का अब्सेंस होता है डीएस में। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है अब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक। तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का क्लॉक होता है। यानी कि अब यहाँ पे जितने सारे यहाँ क्लॉक होंगे वो सभी क्लॉक डिफरेंट रेट पे रन करेंगे। यानी कि यहाँ पे एसिंक्रोनाइज हो जाएंगे। कहने मतलब क्या है, अगर डीएस में जितने सारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का क्लॉक होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्लॉक एग्जैक्ट टाइम को आइडेंटिफाई या फिर फाइंड नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे जितने सारे क्लॉक हैं वो सभी क्लॉक एग्जैक्ट टाइम को बता नहीं पाते हैं। यानी कि आप लिखेंगे कि अब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक में यहाँ पे टाइम का इशू होता है। तो आप लिखेंगे टाइम इज द इम्पॉर्टेंट इशू बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट, और यहाँ पे प्रोसेस को शेड्यूल करने में। यानी कि जो भी आपका टाइम है, अब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक में टाइम का यहाँ पे इशू होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे इवेंट का ऑर्डर निकालना है तब भी यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपको प्रोसेस को शेड्यूल करना है तब भी आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ देखिए, पहला यहाँ दिया गया है ऑर्डर ऑफ द इवेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कौन सा इवेंट पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा इवेंट बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी आपका डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और यहाँ देखिए दूसरा आपका है शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेस। जैसे यहाँ पे कई सारे प्रोसेस हैं, P1 से लेकर के Pn तक, तो किस प्रोसेस को प्रेफरेंस देना है सबसे पहले और किस प्रोसेस को बाद में प्रेफरेंस देना है, तो ये भी आपका डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो आप लिखेंगे अब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक में यहाँ पे टाइम का इशू होता है। अब यहाँ देखिए, और दूसरा आपका है अब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी। यानी कि आप इसमें लिखेंगे कि डीएस में जितने सारे सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम अपने फिजिकल मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी होता है। यहाँ पे इन लोग के पास खुद का मेमोरी होता है, खुद का डेटा होता है। इसीलिए डीएस में जितने सारे सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम अपनी मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। यानी कि डीएस में क्या होता है, शेयर मेमोरी का अब्सेंस होता है। तो जब यहाँ पे शेयर मेमोरी का अब्सेंस होगा तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें किसी भी सिस्टम का ग्लोबल स्टेट निकालना है तो हम यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि डीएस में जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास खुद का मेमोरी होता है। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे शेयर मेमोरी का अब्सेंस है तब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है। देखिए इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ शेयर मेमोरी। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे डीबगिंग का इम्पैक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे एरर आती है उसको आप यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अब यहाँ देखिए, दूसरा आपका है फॉल्ट टॉलरेंस और तीसरा आपका है रिकवरी फ्रॉम दी फेलियर। तो ये आपका हो गया अब्सेंस ऑफ दी शेयर मेमोरी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आते हैं दो लिमिटेशन, पहला आपका हो गया ग्लोबल क्लॉक और दूसरा आपका हो गया शेयर मेमोरी। तो इन दोनों का अब्सेंस होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि लॉजिकल क्लॉक क्या होता है। देखिए लॉजिकल क्लॉक क्या होता है, तो आप लिखेंगे जो भी यहाँ पे था
डीएस में ऑप्शंस लिमिटेशन, यहाँ देखिए ये चीज़ जो भी यहाँ पे टाइम को लेकर के इशू था, यानी कि इवेंट को ऑर्डर करने के लिए और यहाँ पे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है या फिर इसका जो डिजायर होता है इसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो भी यहाँ पे टाइम इशू था इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक क्लॉक की, उसे बोलते हैं लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक। तो लॉजिकल क्लॉक में आते हैं दो क्लॉक, पहला आपका होता है लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक और दूसरा आपका होता है वेक्टर लॉजिकल क्लॉक। तो आप लिखेंगे, यहाँ देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक क्या होता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक को क्रिएट किया था लेस्ली लैम्पर्ट ने। यहाँ देखिए, इवेंट के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए और जो भी आपका था प्रोसेस उसको शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे क्लॉक आता है, उसे बोलते हैं लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक, ठीक। और जिसका होता है एडवांस क्लॉक या फिर एडवांस एल्गोरिथम होता है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्लॉक एल्गोरिथम। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि हमारे डीएस में जो भी यहाँ पे डीएस था उस डीएस में ग्लोबल क्लॉक का यहाँ पे ऑप्शंस था, इसीलिए लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ी या फिर आवश्यकता पड़ी, ठीक। डीएस में क्या था, ग्लोबल क्लॉक का यहाँ पे ऑप्शंस था, इसीलिए लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे होते हैं दो रिलेशन, पहला आपका है ए और दूसरा आपका है बी। तो यहाँ देखिए, पहला आपका है हैपेंड बिफोर रिलेशन। तो यहाँ पे आपका आता है, इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, या फिर आप यहाँ पे इस प्रकार से एक एरो के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ए और यहाँ पे एक एरो रहेगा बी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए हैपन बिफोर रिलेशन टू दी बी, यानी कि जो भी यहाँ पे ए है वो पहले हुआ है और जो भी यहाँ बी है वो बाद में हुआ है। अब यहाँ देखिए, दूसरा आपका है लॉजिकल क्लॉक, ये आपका एल्गोरिथम है लैम्पर्ट लॉजिकल एल्गोरिथम। अब यहाँ देखिए, लॉजिकल क्लॉक में यहाँ पे आते हैं दो कंडीशन, कंडीशन 1 और यहाँ पे कंडीशन 2। देखिए, कंडीशन 1 और यहाँ पे कंडीशन 2, और यहाँ पे आता है दो इम्प्लीमेंटेशन रूल, इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं IRC, इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 1 और यहाँ पे रूल नंबर 2। अब यहाँ देखिए, पहला आपका कंडीशन है, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया कंडीशन नंबर 1 कि CIA इज लेस देन CIB, यानी कि जो भी आपका ए है वो पहले हुआ है और जो भी आपका बी है वो बाद में हुआ है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में। यानी कि आप लिखेंगे कंडीशन नंबर 2 में कि जो भी यहाँ पे क्लॉक ए है, जो भी यहाँ पे CIA की क्लॉक वैल्यू है वो यहाँ पे कम होगी किससे, CJB के क्लॉक वैल्यू से। तो आपका हो गया कंडीशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए, अगला आपका यहाँ पे रूल है इम्प्लीमेंटेशन रूल। यहाँ पे आते हैं दो रूल जिसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है IR से। अब यहाँ देखिए, पहला इसका रूल है IR1। देखिए, चाहे आप यहाँ पे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे दो है रिलेशन, पहला आपका ए है, एक सेकंड, पहला आपका ए है यानी कि ए हैपेंड बिफोर रिलेशन टू दी बी। तो हम लोग यहाँ पे यूज करें किसमें, इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 1 में। तो देखिए, एक सेम प्रोसेस में जो भी आपका ए है वो पहले हुआ है और जो भी आपका बी है वो बाद में हुआ है। तो आप लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 1 में जो भी आपका CIB है इक्वल टू किसके है, CI प्लस D है। अब यहाँ जो D है, देखिए जो भी यहाँ पे D है, D क्या है, ये आपका कांस्टेंट है और जो भी यहाँ पे D की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 से बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे 1 हो सकती है। अब यहाँ देखिए, दूसरा आपका है रूल, वो है इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है CJ इक्वल टू मैक्सिमम CJ कामा TM प्लस D। अब जो यहाँ दिया गया TM, देखिए इस TM का मतलब क्या होता है, TM का मतलब होता है ये आपका वैल्यू है CIA का, और जो भी आपका D है ये कांस्टेंट है और D का वैल्यू कितना होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे D का वैल्यू 1 हो सकता है। तो यहाँ पे CJ का वैल्यू कौन होगा, जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखिए,
लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक का एग्जाम्पल, तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में क्लॉक वैल्यू का इम्प्लीमेंटेशन स्पेस के बीच में और यहाँ पे ग्लोबल टाइम के बीच में होता है। अब यहाँ देखिए लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक का एग्जाम्पल, यहाँ पे ये आपका है प्रोसेस नंबर 1 और ये आपका है प्रोसेस नंबर 2। ये आपका स्पेस है और ये आपका ग्लोबल टाइम है। अब यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज आएगी तो आप यहाँ फॉलो करेंगे इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2। अगर यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं आएगी तो आप यहाँ पे एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है E11 का वैल्यू यहाँ क्या होगा 1 होगा, E12 का वैल्यू यहाँ क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे E13 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, यानी एक एक करके यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे इनकमिंग एज आएगी तो आप वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, आप तुरंत नीचे जा करके प्रोसेस 2 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए E11 यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है तो आप लिखेंगे 1 और यहाँ भी नहीं आ रही है 2 हो गया। और यहाँ देखिए E13 यहाँ भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, या आपको तुरंत यहाँ पे एक इंक्रीमेंट 3। और यहाँ देखिए E14 यहाँ भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया 4, ये आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए E15 यहाँ भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है तो यहाँ देखिए 4 + 1 कितना हो गया, तो इसका E15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए E16 यहाँ भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 1 6। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि E17 पे यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, आप तुरंत नीचे आएंगे प्रोसेस नंबर 2 पे। यह आपका है प्रोसेस नंबर 2। यहाँ देखिए E21 यहाँ भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका भी 2। अब यहाँ देखिए E23 यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है तो इसका जो वैल्यू है यहाँ देखिए कहाँ से आ रही है E12 से, E12 से, तो इसका वैल्यू कितना है 2 है। तो आप यहाँ पे 2 पे 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ से 3 आ रही है और नीचे से आपको कितना होगा 2 + 1 3, यानी कि 3 और 3 में इन दोनों में जो भी आपका मैक्सिमम होगा वही E23 का वैल्यू होगा, यानी कि आप यहाँ पे फॉलो करेंगे इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2। तो 3 और 3 में मैक्सिमम कितना है 3 है, तो आपका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया 3। अब यहाँ देखिए E24 पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है तो यहाँ देखिए 3 है कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। E24 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए E24 से यहाँ पे जा रही है इनकमिंग एज किस पे E17 पे, तो इसका वैल्यू कितना है 4, आप इसमें 1 ऐड करिए 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए यहाँ इसकी एज कितनी होगी, पहले 6 1 7, तो यहाँ पे 5 और 7 इन दोनों मैक्सिमम कौन है 7 है, तो जो यहाँ पे मैक्सिमम है वही यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो आपका हो गया E17 का वैल्यू 7। अब यहाँ देखिए ये यहाँ E26 यहाँ भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, तुरंत आप देखेंगे पीछे आपका E25 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है और यहाँ देखिए ये आपका इसमें एक ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऊपर से E15 से यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है किस पे E25 पे, तो यहाँ पे E15 इसका वैल्यू कितना है 5 है, आप उसमें 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 6, यानी ऊपर 6 आ रही है और नीचे देखिए 4 1 5 और नीचे से आपका E25 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, तो 6 और 5 में इन दोनों मैक्सिमम कौन है 6 है, तो E25 का यहाँ जो वैल्यू होगा 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में यहाँ पे लिमिटेशन होती है। पहला आपका केस है इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 1, A हैपेंड बिफोर B, यानी कि यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, जो भी आपका CA है या आपका लेस देन है CB से, तो यहाँ पे ट्रू हो सकता है, तो ये आपका लिमिटेशन है। और यहाँ देखिए तो इसका एग्जाम्पल अभी आपने पीछे देखा पीछे। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है लिमिटेशन, वो है IR2 में कि यहाँ पे A हैपेंड
रिलेशन बिफोर बी, सी ए लेस देन बी, तो या तो यहाँ पे ट्रू हो सकता है और या तो यहाँ पे फॉल्स हो सकता है। यानी कि या तो यहाँ पे ट्रू हो सकता है या फिर यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दो लिमिटेशन है लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, IR2 का जो भी यहाँ पे लिमिटेशन है इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। अब यहाँ देखिए इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2 का जो भी यहाँ पे लिमिटेशन है लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में, उसका एग्जाम्पल लिखिए कैसे यहाँ पे इसका लिमिटेशन आता है। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और यहाँ पे प्रोसेस 3। ये आपका स्पेस हो गया और इधर आपका हो गया ग्लोबल टाइम। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोसेस 1 और यहाँ प्रोसेस 2, यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पे इनकमिंग एज यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ देखिए जो भी आपका प्रोसेस P3 है यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं आ रही है। तब आप लिखेंगे कि जो भी आपका प्रोसेस P1 है और जो भी आपका प्रोसेस P2 है यह जो है ग्लोबली वर्क कर रहा है या फिर कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जो भी आप प्रोसेस P3 है यह यहाँ पे लोकली वर्क कर रहा है, लोकली वर्क कर रहा है या फिर कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ फाइंड करेंगे इन सभी का वैल्यू। अब यहाँ देखिए E11 का यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये देखिए E12 का वैल्यू, यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, तो एक का यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 1 + 1, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका है प्रोसेस नंबर 2। अब यहाँ देखिए E21 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, ये आपको 1 हो गया। अब यहाँ देखिए E22 पे यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है, तो इसका वैल्यू पहले कितना होगा, देखिए 1 + 1 ये आपका हो गया 2, ये आपका पहले हो गया 1 + 1, ये आपका पहले इतना होने वाला था, लेकिन यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो आपका हो गया 1 + 1 यानी कि यहाँ पे हो गया 2। फिर यहाँ देखिए ऊपर से इनकमिंग एज आ रही है, कितना आ रही है 2 आ रही है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब 2 और 3 में इन दोनों मैक्सिमम कौन है 3 होगा, तो आप लिखेंगे इसीलिए E22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए E22 का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे कोई भी जो भी आपका प्रोसेस P3 है यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, यानी कि आपका प्रोसेस P3 यहाँ पे लोकली वर्क करेगा। आप इसका वैल्यू सिंपल से यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 2 3, E31 का 1, E32 का इसका एक इंक्रीमेंट 2 और यहाँ पे E33 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग जो भी आपका प्रोसेस P1 है यानी कि आपका E11 और जो भी आपका प्रोसेस P3 है, जैसे मान लीजिए आपका E31 है, इसके टाइम स्टैम्प की वैल्यू को आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प वैल्यू कम है या फिर ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2 का यहाँ पे लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आप जो है टाइम को डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है। तो ये आपका हो गया लिमिटेशन ऑफ दी लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक, जो कि आपका होता है रूल नंबर 1 में और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रूल नंबर 2 में। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर लॉजिकल क्लॉक क्या होता है। तो लॉजिकल क्लॉक 2 टाइप के थे, पहला आपका था लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक और दूसरा आपका है वेक्टर लॉजिकल क्लॉक। तो वेक्टर लॉजिकल क्लॉक का भी यूज किया जाता है पार्शियल ऑर्डर इवेंट के पार्शियल ऑर्डर को जनरेट करने के लिए, यानी कि वेक्टर क्लॉक भी डिफाइन करता है कि कौन सा इवेंट पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा इवेंट बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो आप लिखेंगे कि इसका यूज किया जाता है पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट को जनरेट करने के लिए, और यह भी डिटेक्ट करता है, यहाँ देखिए, और यह भी जो है डिटेक्ट करता है कैजुअलिटी वायलेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। और यहाँ देखिए यह जो क्लॉक होती है यह जो है स्केलर टाइम को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, और इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है कि कौन सा इवेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस है उसको शेड्यूलिंग में भी
इसका योगदान होता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक में जो भी यहाँ पे लिमिटेशन होती है उसको रिड्यूस करने का काम किसका होता है, वेक्टर लॉजिकल का होता है। अब यहाँ देखिए वेक्टर लॉजिकल क्लॉक कैसे इसका एल्गोरिथम वर्क करता है, हाउ डज द वेक्टर क्लॉक एल्गोरिथम वर्क। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टिंग में जो भी यहाँ क्लॉक होती है उसका वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे हमेशा यानी कि प्रत्येक टाइम जब यहाँ पे इंटरनल इवेंट अगर करता है तो उसका वैल्यू यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रत्येक टाइम जो भी यहाँ प्रोसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मैसेज को ट्रांसफर करते हैं और इसी कारण यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है। देखिए जो भी यहाँ प्रोसेस हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं। अब जो उनका इवेंट होगा जो मैक्सिमम होगा उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी और वहाँ पे आप एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए वेक्टर क्लॉक में इसका एग्जांपल लिखिए। सबसे पहले आप नोट करके लिखेंगे, यहाँ देखिए नोट करके लिखेंगे कि जितना प्रोसेस होगा, जितना यहाँ पे प्रोसेस होगा उतना ही आप कोऑर्डिनेट वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोसेस P1 P2 और यहाँ पे P3, अगर यहाँ पे 3 प्रोसेस होगा तो आप यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं। अब यहाँ देखिए जब भी आप निकालेंगे प्रोसेस 1 के इवेंट को तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया प्रोसेस 1, ये आपका हो गया प्रोसेस 2 और ये आपका हो गया प्रोसेस 3। ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट वैल्यू है। तो अगर आप जो है प्रोसेस 1 के लिए इवेंट को निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इन सभी का वैल्यू यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब भी यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज आएगी, जब भी यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज आएगी तो आप जो है उन दोनों में से कंपेयर करेंगे, जो भी यहाँ मैक्सिमम होगा उस इवेंट का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी इवेंट का वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 0 है, फिर यहाँ पे 1 है 2 है, फिर यहाँ 0 है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से जो भी यहाँ मैक्सिमम होगा वही उस इवेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ कंपेयर करेंगे 2 और 1 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है तो आप लिखेंगे 2। फिर यहाँ देखिए 0 और 2 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0। तो इसी प्रकार से वेक्टर क्लॉक के एग्जाम्पल को आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए ये आपका प्रोसेस 1, यहाँ पे E11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सभी प्रोसेस यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यानी कि प्रोसेस 1 है, ये आपका प्रोसेस 2 है, ये आपका प्रोसेस 3 है। तो प्रोसेस 1 में जो भी यहाँ इवेंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और सभी का 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका कितना होगा, E11 का वैल्यू 1 0 0। देखिए फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 2 0 0। तो अगर यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं आएगी तो आप वहाँ पे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये आपका था E11, ये आपका था E12 और यहाँ देखिए E13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, देखिए 2 0 0, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा 3 0 0। फिर यहाँ देखिए ये आपका था E11, ये आपका था E12, ये आपका था E13, ये आपका है E14। अब यहाँ देखिए E14 पे यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, आप नीचे आएंगे। अब यहाँ देखिए नीचे जैसे आप आए तो यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई भी यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं आ रही है। तो जब यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं आ रही है तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी 1 से आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए P1 P2 और यहाँ P3 आप निकाल रहे हैं प्रोसेस 2 के लिए, यानी इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा और सभी का 0 हो जाएगा। तब यहाँ देखिए यहाँ पे 0 1 0। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है तो यहाँ पे इनकमिंग एज जैसे यहाँ पे आ रही है तो यहाँ देखिए कितना आ रही है 2 0 0। और यहाँ देखिए यहाँ जैसे यहाँ जाएगा तो इसका यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कितना होगी, जो भी यहाँ पे E21 है ये आपका है E22। अब यहाँ देखिए E22 का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना होगा, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा यानी 0 2 0। अब यहाँ देखिए 0 2 0, इन दोनों में जो भी यहाँ मैक्सिमम होगा वही E21 का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कंपेयर करिए 2 0 में यहाँ पे 2 ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यहाँ देखिए 2 ज़्यादा है, फिर यहाँ 0 0 में 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 2 0। यहाँ देखिए 2 2 0, यानी आप इनकमिंग एज से आप कंपेयर करेंगे, जो भी यहाँ मैक्सिमम होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए, ये आपका E21, ये आपका E22, ये आपका E33, E23 है। अब यहाँ देखिए E23 पे यहाँ पे इनकमिंग ये जा रही है, आप तुरंत नीचे आइए, आप नीचे आएंगे प्रोसेस 3 में। अब यहाँ देखिए, ये आपका E31। अब यहाँ देखिए, ये आपका है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो आप निकाल रहे हैं प्रोसेस 3 के लिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका 0, फिर यहाँ इसका भी 0, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 0, 1। फिर यहाँ से एक एक करके यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, 0, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, 0, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, 0, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रोसेस 3 में यहाँ जिसकी वैल्यू होगी 0, 0, 1 हो जाएगी। अब यहाँ जा रही है इनकमिंग एज, कितनी जा रही है 0, 0, 1। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना इसका वैल्यू था, कितना इसका वैल्यू पहले था 2, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए 2, 2, 0, फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा प्रोसेस 2 के लिए, इसका हो जाएगा 2, 3, 0, यहाँ से 2, 3, 0। अब यहाँ पे आप कंपेयर करिए, 0 और 2 में सबसे ज़्यादा कौन है 2 है, फिर यहाँ 0, 3 में 3 है मैक्सिमम, 1 और 0 में 1 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 1। यानी कि इसका पहले वाला वैल्यू निकालिए, इसका जो है पहले वैल्यू निकालिए, पहले वाला। अब पहले वाला निकालने के बाद जो भी यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है उससे कंपेयर करिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 1। अब यहाँ देखिए, आप नीचे आइए, यहाँ देखिए ये आपका था E21, E22, और यहाँ देखिए E23, और यहाँ पे आपका है E24 है। अब यहाँ पे E24 से यहाँ पे इनकमिंग एज जा रही है ऊपर, कहाँ पे E11, E12, E13, या आपका E14, E4 पे जा रही है इनकमिंग एज। तब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे इनकमिंग एज जा रही है कितना 2, 4, 1 ये जा रही है, और यहाँ पे ऊपर कितना इसका वैल्यू हो सकता है, देखिए इसका एक इंक्रीमेंट 4, 0, 0, इसका यहाँ पे वैल्यू हो सकता है अगर यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे इनकमिंग एज आ रही है 2, 4, 1, यहाँ देखिए 2, 4, 1। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, 4 और 2 में मैक्सिमम कौन है 4 है, 0, 4 में मैक्सिमम कौन है 4 है, फिर यहाँ 0, 1 में मैक्सिमम कौन है 1 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 4, 1। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 0, 2, क्योंकि यहाँ कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है। तो जिस प्रोसेस को आप निकालेंगे उसका हो जाएगा 1, यानी कि P1, P2, P3। अगर आप निकालेंगे प्रोसेस 3 के लिए, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, 0। तो इसी प्रकार से आप वेक्टर क्लॉक को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका हो गया वेक्टर लॉजिकल क्लॉक, इसका डिफिनेशन भी देख लिया और इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ग्लोबल स्टेट क्या होता है। तो आप लिखेंगे ग्लोबल स्टेट लोकल स्टेट का सेट होता है, यानी कि एक आपका सेट आर है और इसमें कई सारे प्रोसेस हैं P1 से लेकर के Pn तक। तो सेट आर में जो भी यहाँ प्रोसेस है हो सकता है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि यह जो है आइडियल स्टेट में भी हो सकते हैं। यानी कि जो भी यहाँ सेट आर है, इस सेट आर में जो भी यहाँ प्रोसेस है हो सकता है प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि यह जो है आइडियल स्टेट में हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्लोबल स्टेट क्या करता है, लोकल स्टेट को एक एक करके रिकॉर्ड करता है और चेक करता है कि लोकल स्टेट किस मोड में है, यानी कि आइडियल मोड में है या फिर कम्युनिकेशन मोड में है। यानी कि कहने मतलब क्या है, इस सेट में जो भी यहाँ प्रोसेस हैं तो ग्लोबल स्टेट चेक करता है कि जो प्रोसेस है ये प्रोसेस किस मोड में है, आइडियल मोड में है या फिर कम्युनिकेशन मोड में है। तो इसे बोलते हैं ग्लोबल स्टेट। अब यहाँ देखिए, ग्लोबल स्टेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप लिखेंगे डेडलॉक कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इनके बीच में अगर यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, तो इनको क्रिएट करने के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए, जो भी यहाँ प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर उनके बीच में डेडलॉक कंडीशन आ जाता है तो उन्हीं डेडलॉक कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल स्टेट का यूज किया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम क्रिएट होता है या फिर सर्कुलर वेट प्रॉब्लम क्रिएट होता है,
तो इनको आसानी से डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? ग्लोबल स्टेट का होता है। तो आपका हो गया कि डेडलॉक कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल स्टेट का यूज किया जाता है। अगला आपका है कि ग्लोबल स्टेट का यूज किया जाता है टर्मिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ देखिए टर्मिनेशन किसे बुलाता है? अगर यहाँ प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन फिनिश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है या फिर रुक सकता है। तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है टर्मिनेशन पॉइंट। तो जहाँ होता है टर्मिनेशन, ये क्या करता है? ये चेक करता है कि ये जो प्रोसेस हैं ये प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर चुके हैं। तो आप लिखेंगे कि इसीलिए ग्लोबल स्टेट का यूज़ किया जाता है टर्मिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे टर्मिनेशन आएगा, अगर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी, तो हो सकता है यहाँ पे क्या होगा? डेडलॉक कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला आपका है चेक पॉइंट। और इसीलिए जितने सारे होते हैं ट्रांजेक्शन, उन सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर एक चेक पॉइंट होता है ताकि आगे चल करके डेडलॉक कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। तो ये आपका है चेक पॉइंट। तो आप लिखेंगे ग्लोबल स्टेट का यूज किया जाता है प्रोसेस को चेक करने के लिए कि प्रोसेस किस मोड में है, आइडियल मोड में है या फिर कम्युनिकेशन मोड में है। तो वही चीज़ आप लिखेंगे, इसीलिए चेक पॉइंट का यूज किया जाता है कि कहीं आगे चल करके डेडलॉक कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। तो इन सभी में ग्लोबल स्टेट का यूज किया जाता है या फिर इसीलिए ग्लोबल स्टेट की रिक्वायरमेंट या फिर आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ दिया गया 2 स्टेट, ये आपका स्टेट नंबर 1 है, एक सेकंड, ये आपका स्टेट नंबर 1 है और यहाँ दिया गया है स्टेट नंबर 2। देखिए अब यहाँ देखिए स्टेट नंबर 1 में यहाँ पे 2 अकाउंट हैं, अकाउंट ए है और यहाँ पे अकाउंट बी है। अब यहाँ पे ये आपका साइट 1, यस 1 मतलब साइट 1, और ये आपका साइट 2। तो आप लिखेंगे साइट 1 जो है अकाउंट ए को होल्ड की है और साइट 2 अकाउंट बी को होल्ड की है। अब यहाँ देखिए अकाउंट ए में 500 रुपया है और यहाँ पे अकाउंट बी में 200 रुपया है और इन दोनों के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है। यहाँ पे इम्पटी कम्युनिकेशन चैनल है, देखिए C1 और यहाँ पे C2। तो आप लिखेंगे अगर हम लोग बात करें लोकली के बारे में, लोकल स्टेट के बारे में, लोकल स्टेट के बारे में, तो आप लिखेंगे लोकल स्टेट में कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता है, कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि ग्लोबल स्टेट में कम्युनिकेशन चैनल होता है लेकिन लोकल स्टेट में कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए स्टेट नंबर 2, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए स्टेट नंबर 2। तो यहाँ पे साइट 1 जहाँ पे 500 रुपया है और यहाँ पे साइट 2 में जो भी आपका अकाउंट बी है, अकाउंट बी में 200 रुपया है, 200 रुपया है। अब यहाँ देखिए अकाउंट ए से अकाउंट बी में यहाँ पे 100 रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है, 100 रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम लोग देखें लोकल स्टेट से, लोकल स्टेट में, तब यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद भी अगर हम लोग चेक करेंगे बैंक में, तब भी यहाँ पे 500 रुपया दिखाएगा अकाउंट ए में और यहाँ पे अकाउंट बी भी, जो आपका अकाउंट बी है, यहाँ भी 200 रुपया दिखाएगा ट्रांसफ़र होने के बाद, किसमें? लोकल स्टेट में। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्लोबल स्टेट की, तब ग्लोबल स्टेट ये बताएगा कि जो भी यहाँ पे 100 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, 100 रुपया, तो 100 रुपया अभी जो है कम्युनिकेशन चैनल में है। कुछ देर के बाद यह जो है अकाउंट बी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे बचेगा 400 रुपया और यहाँ पे आपका हो जाएगा अकाउंट बी में 300 रुपया हो जाएगा। तो आपका हो गया ग्लोबल स्टेट। और एक क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से कि यहाँ पे ग्लोबल स्टेट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है कि कैंडी लैम्पर्ट ग्लोबल स्टेट रिकॉर्डिंग एल्गोरिथम क्या होता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि कैंडी लैम्पर्ट ग्लोबल स्टेट रिकॉर्डिंग एल्गोरिथम, यह भी जो है डिफाइन करता है कि डीएस में ग्लोबल स्टेट का कितना यहाँ पे योगदान है या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मार्कर के बारे में। मार्कर क्या होता है? तो मार्कर को स्पेशल मैसेज भी बोला जाता है। मार्कर जो क्या करता है, सबसे पहले स्पेशल मैसेज को भेजता है, उसके बाद अदर मैसेज को भेजता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं मार्कर। तो आप लिखेंगे इसका डिफिनेशन, बिफोर सेंडिंग एनी मैसेज फॉरवर्डिंग ए पर्टिकुलर मैसेज इज कॉल्ड मार्कर। यानी कि कोई भी मैसेज भेजने से पहले जो भी यहाँ पे स्पेशल मैसेज होती है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र या फिर फॉरवर्ड किया जाता है, तो ऐसे मैसेज को बोला जाता है मार्कर या फिर स्पेशल मैसेज बोला जाता है। अब इसका एल्गोरिथम देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आते हैं दो रूल। पहला आपका होता है सेंडिंग रूल फॉर द प्रोसेस पी, यानी कि यहाँ पे एक सेंडिंग रूल होता है और दूसरा आपका होता है रिसीव रूल। तो पहला आपका यहाँ पर रूल होता है मार्कर सेंडिंग रूल फॉर ए प्रोसेस पी और दूसरा आपका रूल होता है मार्कर रिसीविंग रूल फॉर ए प्रोसेस क्यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये प्रोसेस है वह क्यू को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो प्रोसेस क्या करेगा, एक चैनल के माध्यम से क्यू को डेटा ट्रांसफ़र करेगा। तो पी प्रोसेस सबसे पहले मार्कर मैसेज भेजेगा, यानी कि एक स्पेशल मैसेज भेजेगा क्यू को, देन यहाँ पे अदर मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा या फिर फॉरवर्ड करेगा। तो आप लिखेंगे मार्कर सेंडिंग रूल फॉर ए प्रोसेस पी के लिए, यहाँ जो प्रोसेस पी है, प्रोसेस पी ये अपने स्टेट को रिकॉर्ड करेगा। ये अपने स्टेट को, जो इसका लोकल स्टेट है, इस लोकल स्टेट को खुद ही रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड करने के बाद यह जो है पी मैसेज भेजेगा क्यू को एक चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से भेजेगा स्पेशल मैसेज, यानी कि मार्कर भेजेगा। उसके बाद जो है अदर मैसेज को भेजेगा चैनल के माध्यम से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नोट करके, जो भी यहाँ प्रोसेस क्यू है, यह प्रोसेस क्यू डेटा को रिसीव करेगा चैनल के माध्यम से। यहाँ पे C1 क्या है, चैनल है। अब यहाँ पे दूसरा रूल है, वो है मार्कर रिसीव फॉर ए प्रोसेस क्यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। ये दूसरे रूल में यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। पहला आपका है, अगर यहाँ पे क्यू अपने लोकल स्टेट को रिकॉर्ड नहीं करता है तब क्या होगा। और दूसरा आपका यहाँ पे कंडीशन है, अगर यहाँ पे क्यू अपने लोकल स्टेट को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है तब यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 2 में, यहाँ पे अगर यहाँ प्रोसेस क्यू अपने लोकल स्टेट को रिकॉर्ड नहीं करता है तब यहाँ पे सबसे पहले चैनल को इम्पटी रिकॉर्ड करेगा। यानी कि ऐसा मान लेगा कि यहाँ जो चैनल है, यहाँ पे इम्पटी है, यहाँ पे कोई भी डेटा का ट्रांसमिट नहीं हुआ है, ठीक। अब यहाँ देखिए, चैनल को रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ जो प्रोसेस क्यू है वह जो मार्कर सेंडिंग रूल को यहाँ पे फॉलो करेगा। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है, अगर यहाँ प्रोसेस क्यू अपने लोकल स्टेट को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लेता है तब यहाँ क्या होगा। तब यहाँ पे क्यू सबसे पहले चैनल को एक सीक्वेंस ऑफ मैसेज में जब यहाँ पे रिसीव हो रहा है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ देखिए, रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद अपने एंड में चेक करेगा, यानी कि यहाँ पे चैनल 1 को इसके सीक्वेंस ऑफ मैसेज जो भी यहाँ पे रिसीव हो रही है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद यह जो है अपने एंड में चेक करेगा। तो आपका हो गया कैंडी लैम्पोर्ट ग्लोबल स्टेट रिकॉर्डिंग एल्गोरिथम। तो आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 1 का पार्ट 2 लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका पूरा DS यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।